कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपने माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी, तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूं? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूं चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया
और आराध्या से। अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियां है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारी को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली। अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है। उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियां स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। बहुत समय पहले की बात है। सुहानी नाम की लड़की अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा लोगों के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। शारदा बहुत मेहनत करके अपना घर चलाती थी। सुहानी भी स्कूल में पढ़ा करती थी। उसका क्लास में हमेशा पहला नंबर आया करता था। उसकी पढ़ाई के प्रति लगन देख उसकी माँ शारदा बहुत खुश हुआ करती थी। शारदा के पति संजय एक दुकान में काम किया करते थे। उसकी महीने की तनख्वाह में सुहानी की स्कूल की फीस और घर के कुछ काम ही हुआ करते थे। शारदा और संजय दोनों मिलकर घर अच्छी तरह से संभाला करते थे। एक दिन संजय बहुत बीमार पड़ जाता है। शारदा उसे अस्पताल में लेकर चली जाती है। डॉक्टर, इन्हें देखिए ना क्या हुआ है। रात से बुखार आया है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी, मुझे देखने दीजिए। ऐसा कहकर डॉक्टर संजय को चेक करते हैं। संजय को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर कुछ दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। तभी संजय डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, मगर आपको आराम की सख्त जरूरत है। शरीर में खून की कमी और थकावट के कारण आपको बुखार आया है, इसलिए आपको 1 महीने तक आराम करना होगा। जी डॉक्टर। अब संजय और शारदा घर चले जाते हैं। घर जाते ही शारदा संजय से, अजी, आप आज से काम पर नहीं जाएंगे, घर पर रहकर आराम करेंगे। शारदा, मैं घर पर रहूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठीक है शारदा, तुम कह रही हो तो मैं 1 महीना घर पर आराम करता हूँ। जी। शारदा अब अपना काम करने चली जाती है। सुहानी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती है और उसके पिताजी का ख्याल रखती है। शाम के समय शारदा घर पर आकर खाना बनाती है और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। शारदा,
आज काम ज्यादा था क्या? नहीं तो। तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा कहकर शारदा खाना खाकर जल्दी काम करके सो जाती है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। शारदा की इन सब में बहुत खिंचातान हुआ करती थी। शारदा की दिन भर की कसरत देख संजय को बहुत बुरा लगता है। एक दिन संजय शारदा से, शारदा, अब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। आप घर पर रहकर आराम कीजिए और 10 दिन बाद काम पर चले जाना। संजय अब 10 दिन बाद काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद दुकान मालिक संजय से, अरे संजय, तुम 1 महीने से कहाँ गायब थे? काम पर भी नहीं आए? मालिक, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे आराम कर रहा था। संजय, मगर अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि 1 महीना हो गया तो मैंने काम पर दूसरा आदमी रख लिया है। मगर मालिक, मेरी नौकरी, मैं तुम्हारे लिए मेरा काम धंधा तो नहीं छोड़ सकता ना। ठीक है मालिक, चलता हूँ जी। संजय ऐसा कहकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर संजय सोच में डूबा देख, क्या हुआ, आज जल्दी काम से घर पर आ गए? मेरी नौकरी चली गई है शारदा। मालिक को तो पता था ना कि आप बीमार हो, फिर भी काम से निकाल दिया। शारदा, कोई किसी का नुकसान नहीं करता। आपने आगे क्या करने का सोचा है? नौकरी तो चली गई। मैं सोच रहा हूँ कि अब कुछ धंधा ही शुरू करूँ। विचार तो अच्छा है, मगर हम बेचेंगे क्या? मैं सोच रहा हूँ कोई खाने की चीज की ही रेडी लगा दी जाए, उससे हमारा खर्चा भी कम होगा और शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, हम रेडी पर भजिया बेचेंगे। मेरे हाथ की भजी सबको पसंद है। ठीक है, हम भजियों की रेडी लगाएंगे। आज मैं किराए पर रेडी मिलती है क्या देख कर आता हूँ, और कल से हम काम शुरू कर देंगे। जी। ऐसा कहकर संजय रेडी किराए पर देखने चला जाता है और संजय को रेडी किराए पर मिल जाती है। उसे लेकर संजय घर चला जाता है और अगले दिन सारा सामान लेकर शहर के चौक में खड़ा रहता है, जहाँ बहुत से लोग आया जाया करते थे। आज शारदा ने काम से छुट्टी ली थी। आज शारदा संजय के साथ पकोड़े बनाने आई थी। आज दोपहर हो गई, मगर उनके रेडी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ये देख शारदा संजय से, अजी, हम सुबह से खड़े हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। सब्र करो शारदा, एक ही दिन में कोई हमारी रेडी पर भजी खाने नहीं आएगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं सोच रही थी कि कुछ भजी बनाकर रखूं। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़े थोड़े खा लेंगे। ठीक है, बनाओ, तुम्हें जो पसंद है वो भजी बनाओ। ऐसा कहकर शारदा कांदा भजी बनाने लगती है। कांदा भजी का सुगंध चारों ओर फैलता है और उस सुगंध से बहुत से लोग वहां आते हैं। ये देख संजय शारदा से, शारदा, कितने लोग हमारी रेडी पर आए। हाँ, देख रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया, मुझे 1 प्लेट कांदा भजी देना। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय एक प्लेट में कांदा भजी और उसके साथ चटनी डाल के देता है। दुकान पर खड़ा आदमी भजी खाकर देखता है और कहता है, अरे भैया, भजिया तो बहुत ही अच्छी बनी है, मुझे 2 प्लेट और पैक करके दे दो। अभी देता हूँ। ऐसा कहकर संजय 2 प्लेट भजी पैक करवा के देता है। उसके साथ बहुत से लोग उस रेडी पर आते हैं। आज कांदा भजी होने के कारण बहुत से लोग रेडी पर आए और भजी खरीद के चले गए। ये देख शारदा बहुत खुश हो गई। शारदा संजय से, आज तो मैंने सोचा ही नहीं था कि हमारी रेडी पर इतने सारे लोग आएंगे। हाँ शारदा, कल से हम अलग अलग भजिया रखेंगे। हाँ। दोनों खुश होकर घर चले जाते हैं। आज उनका धंधे का पहला ही दिन था और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा धंधा हो सकेगा। अगले दिन शारदा और संजय बहुत सारा सामान लेकर चले जाते हैं। वह अलग अलग प्रकार के भजी बनाकर रखते हैं। वो भजी देख लोग उनके रेडी पर आते हैं। सुशीला शारदा से, शारदा, तुमने भजी की रेडी कब से शुरू कर दी? कल से ही शुरू किया है। तुम्हें क्या दूं? मुझे तुम्हारे हाथ की भजिया दे दो। ठीक है, अलग अलग देती हूँ। ऐसा कहकर शारदा सुशीला को भजी पैक करके देती है। सुशीला भजी लेकर चली जाती है। तभी एक बड़ा व्यापारी शारदा की भजी खाने आता है। अरे भाई, मुझे 2 प्लेट भजी दे देना। अभी देता हूँ सेठ जी। ऐसा कहकर सेठ जी को संजय मिर्च की भजी, कांदा भजी और बटाटा भजी दे देता है। सेठ जी वो भजी खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो संजय से, अरे भाई, भजिया तो बहुत ही स्वादिष्ट है तुम्हारे हाथ की।
मुझे मेरे होटल के लिए ऐसी ही भजिया चाहिए। क्या तुम मेरे होटल में हर रोज भजी लाकर दोगे? हाँ सेठ जी, मैं हर रोज आपके होटल में भजिया लाकर दूंगा। आप आपके होटल का पता मुझे दे दो। संजय ऐसा कहता है, तभी सेठ जी उसके हाथ में उसका कार्ड थमा देते हैं और उसे कल के एडवांस पैसे भी दे देते हैं। ये देख संजय। धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी अब वहाँ से चले जाते हैं। संजय भजी की ऑर्डर हर रोज पूरी किया करता था। शारदा ने भी घर घर जाकर काम करना छोड़ दिया था। वो भी संजय के साथ भजी बनाने में उसकी मदद किया करती थी और दोनों मिलकर धंधा अच्छी तरह से संभाल रहे थे। उनकी दिन ब दिन तरक्की हो रही थी। अब संजय ने खुद का दुकान खरीद लिया था, जिसमें उन्होंने भजी का धंधा शुरू कर दिया था। शारदा के हाथों को बहुत स्वाद था, इसीलिए उसे भजी वाले के नाम से पहचाना जाने लगा। भजियों का बिजनेस उन्हें बहुत तरक्की की राह पर लेकर गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहू श्यामा की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे ना होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा शिवा से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में इधर उधर बाजार में घूम रहा था। तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा, ये पैसे लो और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन तो लेकर आओ, बाद में देखते हैं। जी। ऐसा कहकर शारदा बाजार जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा की पोती शिवा से, दादाजी, आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्दी थक जाता हूँ। दादाजी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना खाएंगे। जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी, मुझे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाए? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे, अभी ये खाना खा लो। राजू समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया, दादाजी कल काम करके कितने थक गए थे। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ श्रावणी, ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया, हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी, अगर दादाजी एक रेडी लगाए तो, और उस पर पनीर की सब्जी उसके साथ ही ऑमलेट बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम उन्हें जरूर बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी, मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेडी लगाए तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजू और श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था
दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेडी किराए पर लेकर आता है। उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उनका पहला दिन था और इसी कारण उनके रेडी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेडी पर आकर, अरे चाचा जी, आपने कब से रेडी लगाना शुरू किया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेडी लगा लूं। अच्छा चाचा जी, मुझे एक ऑमलेट दीजिए और मेरे दोस्तों के लिए मसाला चीज ऑमलेट बनाइए। जी अभी बना के देता हूँ। शिवा एक प्लेट में ऑमलेट और एक मसाला चीज ऑमलेट बना के देता है। रंगा और उसका दोस्त ऑमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, अरे चाचा जी, आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये ऑमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज ऑमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी, मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए। जी अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ ऑमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां, दाल, राइस बनाकर बेचा करती थी। शारदा शिवा से, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोता और पोती की आइडिया की वजह से हम हमारा व्यवसाय शुरू कर पाए। हाँ शारदा, हमारे पोता पोती बहुत ही होशियार है। जी, ऐसा कहकर शिवा अपना काम करने लगता है। तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू शिवा से, दादाजी, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो क्या हम हमारे दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला सकते हैं? ठीक है, तुम तुम्हारे और श्रावणी के दोस्तों को घर पर खाने के लिए बुला लेना। ठीक है दादाजी। राजू खुशी खुशी अपने स्कूल चला जाता है। स्कूल में जाकर राजू अपने दोस्तों से, सुहानी, सुरेश, गोलू, अगले हफ्ते श्रावणी का जन्मदिन है, तो हमारे घर तुम जरूर आना। हाँ, हम जरूर आएंगे। हाँ, मैं भी जरूर आऊंगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। राजू के दोस्त और श्रावणी के दोस्त बर्थडे के लिए राजू के घर इकट्ठा हो जाते हैं। शिवा और शारदा श्रावणी के लिए एक केक लेकर आते हैं। तभी श्रावणी अपने दोस्तों के बीच खड़ी होती है और केक को कट करती है, सबको खिलाती भी है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। शिवा और शारदा बच्चों को खाना परोसते हैं। खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाना खा लेते हैं। तुम सभी को खाना पसंद आया ना? राजू, ये खाना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। बच्चों, कुछ और चाहिए तो मांग लेना। जी दादी। थोड़ी ही देर बाद खाना खाकर राजू के सारे दोस्त अपने घर चले जाते हैं और सभी बच्चे अपने घर जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। बच्चों की बातें सुन उनके पेरेंट्स शिवा के रेडी पर आकर खाना खाकर देखते हैं। सभी को वो खाना बहुत पसंद आता है। शिवा और शारदा दिन रात मेहनत करके अपना व्यवसाय बढ़ा रहे थे। उनके इस व्यवसाय में श्रावणी और राजू भी उनकी मदद कर दिया करते थे। शिवा के व्यवसाय की अब बहुत तरक्की होने लगी थी। अब वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। गांव में शिवा की दुकान दादाजी की रसोई नाम से फेमस हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से रास्ते अपने आप मिल जाते हैं और हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। कभी कभी छोटी सी कल्पना भी बहुत बड़ा काम कर जाती है।